तो हेलो पीपल, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ निमसेट 2024 के लिए आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए और आपके टाइम टेबल बेसिकली क्या होना चाहिए। इफ़ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द निमसेट 2024, यू कैन श्योरली चेक दिस वीडियो। और इसमें मैं बता रहा हूँ कि लाइक ये जैसे ये अप्रैल चल रहा है, अगर मई से स्टार्ट करते हो तो एक साल की प्रिपरेशन में कैसे निमसेट को क्रैक किया जा सकता है। उसके पहले मैं दो तीन चीजें बता दूं। पहली चीज तो ये कि हो सकता है कि तुम्हारा इस एक साल में भी ना हो बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। लाइक जैसे कि हो सकता है कि तुम्हारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो वहां पे शायद ये वर्क नहीं करेगा। एक साल का ये प्रिपरेशन उनके लिए है ना जिनके मैथ्स एकदम बहुत ही अच्छी है। और क्योंकि मैं एमसीए का जो एग्जाम होता है बेसिकली लोग बीसीए के बाद देते हैं या फिर बीटेक के बाद देते हैं, मतलब कि वो एक कोर्स में आ चुके थे जहाँ पे उन्हें मैथ्स थोड़ी कम पढ़ाई जा रही थी। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो ट्वेल्थ वाले इलेवेंथ वाले थोड़े से कम हो गए होंगे। कंसिडरिंग दिस, अगर एक साल में करना है तो क्या होना चाहिए, बट मैं ये बता दूं कि इसमें और भी टाइम लग सकता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका लेवल क्या है और आपका दिमाग कैसे चलता है, कि आप चीजों को जल्दी लर्न कर लेते हो या नहीं कर पाते हो, उसके हिसाब से ये चीज वेरी कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। ये निमसेट 2024 का पेपर है। जो अब देखो डेट क्या है, जहां तक इसकी डेट जो है वो 3 जून 2024 को होगी। ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, पहले या बाद में भी हो सकता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज अप्रैल 2024। नाउ आपके सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस है जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश है जिसमें कि 20 क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं कि आज के बाद लाइक आपके पास क्या है, 14 मंथ्स है। अप्रैल के बाद लाइक मई से मैं काउंट कर रहा हूँ, तो मई टू जून आपके जो टोटल है कितने, 14 मंथ्स है प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें से जून में तो आपका पेपर ही होगा, उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा कि आप उसमें कुछ पढ़ा रहे होंगे। अप्रैल और मई वाला जो है इसलिए ग्रीन है बिकॉज इसमें आप बेसिकली सारे फॉर्म्स भर रहे होगे सारे कॉलेजेस के। अगर निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनआईटी या निमसेट का ही फॉर्म भरोगे। मैं चाहता हूँ कि आप सारे कॉलेज का फॉर्म भरें, बीएचयू हो गया, एचबीटी हो गया, एकेटी हो गया, जितने भी हैं सारे फॉर्म्स भरने हमें। जेएनयू हो गया, बाकी बाद में देखा जाएगा कि हम कौन सा कॉलेज लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। तो अप्रैल में कंसिडर कर लेता हूँ कि उसमें आपका टाइम लग जाएगा कि भाई फॉर्म भर रहे हैं, फोटोज वोटोज देख रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं हम वो चीज देख रहे हैं। अब आते हैं कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च हम इसमें पढ़ रहे होंगे। और कैसे पढ़े मैं अब वो बताता हूँ। तो फेब लास्ट के जो 2024 में जो हमारा फेब मार्च अप्रैल में है उसमें हम सिर्फ मॉक पेपर और सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। तो मॉक पेपर देखो आप कितना भी पढ़ लो तब तक वो चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी जब तक आप उसको कहीं इंप्लीमेंट करना नहीं जानते हो। मैथ्स के तभी फॉर्मूले पढ़ लो बट ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन में कहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पढ़ने से। तो मॉक पेपर में ये देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो फेब मार्च अप्रैल और मई में मॉक एंड रिवीजन करना है, अप्रैल मई में रिवीजन प्लस फॉर्म्स और अपने एडमिट कार्ड्स देखने हैं, और जून में अपना पेपर देने जाना है। मतलब कि 2024 में तक अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। अब आता हूँ मैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में अगर मैं कंसीडर करो आप मई 2023 से स्टार्ट कर रहे हो, पहले आप करोगे अपना क्या, ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बेसिक्स होता है और कोई भी चीज देखो मैथ्स में बहुत सारी चीजें जो ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड होती हैं। आपका वेक्टर आता है या कैलकुलस आता है, जब कुछ भी आएगा वो कहीं ना कहीं उसका ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा ही होगा। तो हम उसको पहले ही मंथ में अपना बेसिक्स जो है वो खत्म कर चुके होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जून मंथ, और मैं इसको एक महीने ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कि एक महीने में हम सब कुछ ही समझ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका जून 2023 जिसमें कि आप एलजेब्रा अपना पढ़ रहोगे। एलजेब्रा की सारी चीजें एक महीने दे रहे हैं उसको मैं, बिकॉज ये बेसिक्स है। और अगर हम ये कर लेंगे तो हम जो बाकी जो महीने हैं आपके पास 10 से 11 महीने, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ रहेंगे, तो ये हमारा रिवाइज होता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, जुलाई। जुलाई में हम कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, अगस्त में भी हम कैलकुलस ले रहे होंगे बिकॉज कंसिडरिंग की कैलकुलस थोड़ा सा टफ होता है और इसमें बहुत सारे लाइक आपका बाकी दो तीन टॉपिक्स आ जाते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, देन आपका मैक्सिमम इनवर्स जिसमें होता है वो भी आता है। तो इसके लिए हम 2 महीने रहेंगे और उसको सही से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है कि हमारा सितंबर एंड अक्टूबर जिसमें कि हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। देखो किसी किसी के लिए ना कैलकुलस बहुत आसान होती है, किसी किसी के लिए वेक्टर जो है आसान होती है और ये डिफिकल्ट होता है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ अपने बेस पे, क्योंकि मुझे लगता था कि जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े डिफिकल्ट आते हैं और उनमें ये तो जो होते हैं ना टॉपिक्स, इसमें हम थोड़ा फंस जाते हैं, इसलिए मैं इसको 2 2 महीने दे रहा था। और स्टार्टिंग में इसको मैंने लिया है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ताकि ये हमारा ऊपर भी मतलब स्टार्ट में भी कवर होता रहेगा और एंड में भी कवर होता रहेगा। जब हमारे पास मॉक और बाकी चीजें आएंगी हमारा ये दिमाग में बैठा रहेगा। उसके बाद हमारा आता है क्या, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। एक हार्ड 4 महीने जो हार्ड गए हैं यहाँ पे कैलकुलस और वेक्टर्स में, उसके बाद थोड़ा सा लाइट चाहिए, इसलिए
प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक देखेंगे, और ये आराम से मतलब एक महीने में कवर हो जाता है। प्रोबेबिलिटी के बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने 11th 12th में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स सही से पढ़ा है तो ये आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका दिसंबर। दिसंबर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, उसके साथ ही हम स्टार्ट कर देंगे अपना एनालिटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कि 4 सब्जेक्ट है भाई आपके, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर एनालिसिस एंड जनरल इंग्लिश। ये तो हमने मंथ में अपने हमने तैयारी करी है। अब हम इसकी स्टार्ट कर देंगे किससे, किस महीने से, दिसंबर महीने से। तो दिसंबर महीने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल एबिलिटी साथ साथ में हमारी दोनों चल रही होगी। नेक्स्ट जनवरी में, जनवरी 2024 में सेट थ्योरी करेंगे। यहाँ पे जो 0.5 का मतलब, इसका मतलब है कि यार सेट थ्योरी में ना आप आधे महीने भी कंप्लीट कर सकते हो, मतलब एक महीने नहीं लगेगा, 15-20 दिन में ही लगेगा, और अगर आप ज्यादा तेज हो तो शायद 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लोगे। तो सेट थ्योरी और एनालिटिकल एबिलिटी प्लस रीजनिंग हमारी चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है कि हमारा फैब, फैब में हम सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन कराओगे। ये जितना भी हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है कि पढ़ के हम भूल गए। तो हमने अपना क्या किया, फैब से हमने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया, प्लस कंप्यूटर्स, इंग्लिश, मॉक पेपर्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। अब यहाँ पे क्यों मैंने कंप्यूटर्स के लिए कोई अलग से मंथ क्यों नहीं दिया और इंग्लिश के लिए क्यों नहीं दिया है, जब आप मॉक पेपर लगा रहे होगे आपका कंप्यूटर्स और इंग्लिश बड़े बड़े आराम से कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखा भी जाए तो मैं इंग्लिश कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, राइट। कंप्यूटर अवेयरनेस के बहुत इजी क्वेश्चन थे, मतलब अगर आप 10-10 ईयर्स पेपर पे लगा रहे हो तो तभी आ जाएगा, नहीं आता है तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि इसमें क्या है। तो कंप्यूटर्स का है ना, मतलब मॉक पेपर से तुम्हारा पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या आएगा। पर अगर इस मॉक पेपर लगा लेते हो, फिर प्रीवियस क्वेश्चन देते हो, तो कंप्यूटर आराम से निकल जाता है। इंग्लिश का भी सेम वही केस है कि अगर मॉक पेपर लगा लिए और 10 ईयर्स पीछे के लगा लिए सारे, तो तुम्हारा इंग्लिश भी आराम से निकल जाता है। देन योर मॉक पेपर्स, और ये मॉक पेपर्स तो लगाओगे कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने फॉर्मूले सारे पढ़ लिए, बट हमें उस फॉर्मूले को कहाँ इंप्लीमेंट करना है ये नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो लास्ट के जो हमारे 3 मंथ्स हैं, लास्ट के 3 मंथ जो है, इसमें आपको सिर्फ मॉक पेपर लगाना ही लगाना है। देखो बिना मॉक पेपर लगाए जाओगे सिलेक्शन नहीं होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में अपना एनालिटिकल, ये आपका रीजनिंग जो पार्ट है इसको भी कवर अप करके जाना, बिकॉज इसके भी जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कि हम मई 2024 में हम क्या कर रहे होंगे। अप्रैल तक तो हमने रिवीजन, कंप्यूटर, इंग्लिश, मॉक पेपर सब खत्म कर लिया होगा। मई जो आखिरी महीना है जून के पहले, इसमें हम सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे सारे फॉर्मुलेज का, मॉक पेपर्स के नोट्स और फॉर्म्स भर रहे होंगे अपना, एंड चिल कर रहे होंगे। चिल मतलब आराम से खा पी रहे होंगे और थोड़ा सा खेल वेल रहे होंगे, अपने आप को शांत रख रहे होंगे बेसिकली एग्जाम के टाइम पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये मैंने जो लिखा है मॉक पेपर नोट्स, इसका मतलब क्या है। देखो जब आप मॉक पेपर लगा रहे होगे अपने, ठीक है, फेब में, मार्च अप्रैल में, आपको क्या करना है कि मॉक पेपर्स में उन क्वेश्चंस को टिक करना जो आपको मॉक पेपर सॉल्व करते टाइम डिफिकल्ट लगा। क्यों, देखो जो तुमसे सॉल्व हो गए वो तो तुम एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, जो तुमसे मॉक पेपर में नहीं सॉल्व हो गए तुम वहां पे फंसोगे। जब भी मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक पेपर तुम्हें कैसे देना है कि एक पेपर उठाया, 2 घंटे का अपने टाइम का शेड्यूल बनाया, पेपर स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट किया, पेपर खत्म होने, पेपर का जब टाइम ओवर हुआ उसके बाद सारे क्वेश्चंस लिखोगे जो आपको उसको सॉल्व करते टाइम डिफिकल्ट लगे, तो डैट जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे उसके 1-2 घंटे पहले पलट के देखोगे, ये क्वेश्चन में फंस रहा था, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, उसका ये सॉल्यूशन है, वो नोट्स में होने चाहिए। तो हमारा तैयारी सिर्फ यहीं तक नहीं था, सेट थ्योरी तक, हमारी तैयारी मॉक पेपर में भी चल रही है जब हम सॉल्व कर रहे थे। तो हम वो सारे नोट्स एक रजिस्टर में बनाएंगे कि भैया ये क्वेश्चन से जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, और जब मैं पेपर देने जाऊंगा तो मैं यही क्वेश्चंस को देखूंगा, क्योंकि यही मुझे डिफिकल्ट लगे थे, बाकी तो मैं सॉल्व कर लूंगा। लेकिन पूरा नजरअंदाज नहीं कर देना है बाकी क्वेश्चंस को, फॉर्मुले जो सारे रखने हैं। ये मैं बस वो बता रहा हूँ जहाँ पे आपको अपनी कमियां मालूम सकती है मॉक पेपर में, कि यहाँ पे मैं फंसता हूँ। नेक्स्ट क्या है, कीप नोट्स ड्यूरिंग रिवीजन। जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसी चीज जो हम भूल रहे होंगे, हमें उसका नोट्स बनाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड व्हाट टू डू टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ कि आपके स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए, कितना पढ़ना है हमें निमसेट के लिए। तो देखो मिलने तो 24 घंटे हैं सबको, सारे बच्चों को 24 घंटे ही मिलने हैं, उसमें से 8 घंटे मैं कंसिडर करता हूँ स्लीप के लिए। और ये जरूर लेना, कोई अगर तुमसे कहता है कि नींद हराम है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक नींद नहीं लोगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और मुझसे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस स्लीप ने मुझे कितना दुख दिया है। क्योंकि मैं बिल्कुल 8 घंटे नहीं सोता था, मैं 2-4 घंटे सोता था, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ काफी खराब हो गई। सिर्फ हेल्थ ही नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। मैं अभी तक भी नहीं सो पाता हूँ कि मैं आराम से चैन से 8 घंटे सो पाऊँ। 8 घंटे की नींद हमें लेनी ही लेनी है,
क्योंकि ये हमारे दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्लीप नहीं लेंगे, हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी, तो हम पेपर नहीं दे पाएंगे। तो 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। मैं 5 घंटे कंसिडर कर रहा हूँ कि आप कॉलेज में जा रहे हो, आप कॉलेज के बच्चे हो, तो आप 5 घंटे वहाँ कॉलेज में दे रहे होगे। 4 घंटे आप अपनी बाकी चीजें लाइक खाना पीना, नहाना धुलना, उन सब चीजों में ले रहे होगे। उसके बाद आपके पास बचते हैं 7 घंटे। उस 7 घंटे में अपना स्टडी करेंगे फॉर द निमसेट। अब ये हो सकता है कि आप ना कोचिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप मान लो 4 घंटे कोचिंग में जा रहे हो, 3 घंटे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो। बट एक चीज याद रखना कि सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोचिंग में कितने भी घंटे पढ़ लो, अगर घर पे आके उसको रिवाइज नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। 7 घंटे मतलब हम दिन में पढ़ रहे होंगे। एक चीज याद रखना इसको, इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट देन यू। अपने आप को भी मोटिवेटेड रखना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने में इतना ज्यादा बिजी हो जा रहे हैं कि अब हमारा पढ़ने से मोटिवेशन ही खत्म हो गया है। आपको टाइम निकालना है अपने लिए, जहाँ पे आप खेल रहे होगे, कुछ दोस्तों से बात भी कर रहे होगे, थोड़ा घूम फिर रहे होगे। थोड़ा घूम फिर रहोगे, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 2 हफ्ते में एक बार चले गए या 3 हफ्ते में एक बार चले गए, थोड़ा सा वॉक कर लिया रूम के बाहर जाके, ये भी करना है, ठीक है? वरना फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कि ये 5 आवर्स कॉलेज वाला, मैं कॉलेज की जब बात पे आया यहाँ पे, तो देखो, इसलिए मैं यहाँ पे जनवरी में पूरा कंप्लीट करने की बात कर रहा था, कोर्स को अपना कर लेना, बिकॉज फेब मार्च अप्रैल में हो सकता है कि आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएं। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो थर्ड ईयर में होते हैं, अपनी या फोर्थ या बीटेक में होते हैं, तो उनका एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाता है, तो सो डैट उस टाइम थोड़ा सा लाइट हो। और इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा था कि अक्टूबर तक आपका ये सारे डिफिकल्ट वाले खत्म हो जाएंगे। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी जो अपना लाइट चलता रहेगा, उस टाइम तुम्हारे एग्जाम्स भी होते होंगे जो कॉलेज के, वो भी तुम अपना फोकस कर सकते हो, बिकॉज ये आराम से निकल जाता है, इजी टॉपिक्स है। बट एक चीज याद रखना कि ये वाले रिवाइज करते रहना। अगर ये बेसिक से कैलकुलस ये सब छूट गया ना, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्या, हाँ, ये स्टडी आवर्स का हो गया। नाउ कि हाउ व्हाट टू डू टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, इसके लिए मैंने यही बताया कि वॉक करना, थोड़ा सा खेलना, अपने आप को थोड़ा शांत रखना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जो तुम्हें बोलते हैं वो डिफिकल्ट है, ये वो कुछ भी, उनसे बिल्कुल ही दूर रहना, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, और घर वालों को थोड़ा बोल देना कि परेशान ना करें, अभी तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो। किसी भी फालतू चीजों में नहीं आना है, अनवांटेड कन्वर्सेशंस पे हमें नहीं आना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमें, क्योंकि हमें तैयारी कर रहे हैं इस चीज की, तो इस पे रखना है, राइट? और मोटिवेटेड इस रखे अपने आप को, बिकॉज अगर मोटिवेटेड से कोई मतलब नहीं, बट पॉजिटिव रहो, बिलीव करो कि तुमने मेहनत करी है, तो तुम्हारा एक ये पेपर निकल जाएगा और तुम्हें एक सीट मिल जाएगी। और दिस सीट एंड दिस कॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर हेल्थ एंड योर लाइफ, तो कंसिडरिंग कि ये हमें अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, उसके लिए जरूरी है, बट इस पे हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड नहीं करती है। और हम अपना जो हमारा है, जो मेरा इनपुट है पढ़ने के लिए, कि वो मैं देता रहूंगा, बाकी होना ना होना वो देखा जाएगा। तो अपने आप को बस पॉजिटिव रखो, बिलीव कि तुमने मेहनत करी है 14 महीने 1 साल, तो तुम्हारा निकल जाएगा। तो ये चीज तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। दूसरी चीज मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ 1 साल का है, मतलब 1 साल नहीं, 1 साल 4 महीने लग रहे हैं, और मुझे अभी भी लगता है कि इसमें कमी है, मतलब इतने टाइम में भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसा, इसका मतलब है ऐसा। तो डोंट थिंक कि 6 महीने में या 5 महीने में निकल जाएगा, पढ़ूंगा तो ऐसे मत लेना कि 6 महीने में निकल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं निकलता ये, तैयारी करनी पड़ती है। और अभी भी जब मैं ये बना रहा था शेड्यूल, तभी मुझे लग रहा था कि 14 महीने भी मुझे कम लग रहे थे। एटलीस्ट मतलब 2 साल में प्रिपेयर करने के बाद ही निकल सकता है, अनटिल अनलेस यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये उन्हीं के लिए है जो शायद पहले आईआईटी निकाल चुके होंगे। बट स्टिल आई विल से कि अभी कांट अभी नेगेटिव बी पॉजिटिव, कि हाँ 1 साल में भी हो जाएगा अगर मैं अच्छे से मेहनत करता हूँ तो। और अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो, तो लाइक आपका 5 घंटे वो बच रहा होगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो महीने में एक बार नहाते हो, तब भी टाइम बच रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ आप टाइम बचा सकते हो और पढ़ सकते हो, बट ये है कि हाँ, फोकस रहना पड़ेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कुछ भी जानना हो, मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको आंसर कर सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।